ownership and the term of copyrights as per Copyright Act. जो कार्य किया गया है उस कार्य के ऊपर अधिकार किसका है, ओनरशिप किसकी है, टाइटल किसका है, उसकी चर्चा होगी। जैसे किसी ने बुक लिखी हो, कोई कविता लिखी हो, तो उस पे ओनरशिप किसकी और उसका टर्म कितना है, व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द टर्म ऑफ कॉपीराइट एज पर कॉपीराइट एक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट की डिस्कशन शुरू करते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द ऑथर्स, दैट इज creators of intellectual property in the form of literary, musical, dramatic and artistic works and cinematograph films and sound recordings. इन सारी चीजों को प्रोटेक्शन मिलता है। जो भी रचयिता है, ऑथर कह सकते हैं, क्रिएटर कह सकते हैं, इन सारे कार्यों को कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। जो ओनर होगा उनको प्रोटेक्शन मिलता है और अल्टीमेटली हु इज द ओनर, वो डिसीजन लेना है। जनरली द ऑथर इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन अ वर्क। रूल क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि बुक लिखी है, तो उसका जो ऑथर होगा वही उसका फर्स्ट ओनर होगा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, ऑथर मीन्स, ऑथर क्या है? इन द केस ऑफ अ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, द ऑथर दैट इज द पर्सन हु क्रिएट्स द वर्क। जिसने इसकी रचना की है, जिसने लिखा है, साहित्य लिखा हो, ड्रामा भी पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता है, उसकी स्क्रिप्ट होती है। तो लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क में जो ऑथर है उसको फर्स्ट ओनरशिप मिलती है। ही इज द फर्स्ट ओनर ऑफ हिज वर्क। सेकेंड पॉइंट है, इन द केस ऑफ म्यूजिकल वर्क, द म्यूजिक कंपोजर इज द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट फॉर हिज वर्क। म्यूजिकल वर्क में कंपोजर आ जाएगा, वो ओनर होगा उसका। इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, कौन ओनर होगा? फिल्म की जब हम बात करते हैं तो जिसने पैसा लगाया फिल्म के पीछे, द प्रोड्यूसर। In case of sound recording, even in case of sound recording, the ownership is of producer. The first owner is producer. In case of photograph, जिसने फोटोग्राफ ली है सर वो द फोटोग्राफर। बहुत बढ़िया सी फोटोग्राफ ली हो तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि ये कॉपी ना हो जाए, किसी कैलेंडर में ना छप जाए, किसी मैगजीन में ना छाप दे, उठा के चले इसको प्रोटेक्ट कर। So in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work which is computer generated, the person who causes the work to be protected. सभी चीजों में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए, in case of literary, dramatic or artistic work made by the author, इनमें से जो भी कार्य आपने किया हो, कोई साहित्य लिखा हो, कोई किसी ने ड्रामा लिखा हो या प्ले किया हो, आर्टिस्टिक वर्क हो कुछ, made by the author in the course of his employment by the proprietor, newspaper, magazine or similar periodical under a contract of service or apprentice for the purpose of publication in a newspaper, magazine or similar periodicals, the said proprietor shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright in the work. अब अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में हैं, नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए उस कंपनी के लिए, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर की एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो आपने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा, तो वो आर्टिकल आपने अपने प्रोपराइटर, जो मालिक है जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए लिखा है, उसकी पब्लिकेशन के लिए लिखा है, न्यूज़पेपर के लिए लिखा है, मैगजीन के लिए लिखा हो, तो पीरियोडिकल हो सकता है, उसके लिए लिखा हो, तो उस पे किसका अधिकार? आपका, जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसका अधिकार, या जिसने पब्लिश किया है प्रोपराइटर जो है उसका अधिकार? ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन जाता है, लेकिन कॉपीराइट एक्ट में यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि फर्स्ट ओनरशिप किसकी होगी?
जो प्रॉपराइटर है जिसने इसे पब्लिश किया उसकी फर्स्ट ओनरशिप होगी। अगर कोई अपोज या कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट ना हो तो, एग्रीमेंट नहीं किया गया हो किसी भी स्वरूप का दोनों पक्षकारों के बीच में, उस पे अधिकार कंपनी का यानी कि पब्लिशर यानी कि प्रोपराइटर का बनता है, न्यूज़पेपर की एजेंसी का जो मालिक है उसका बनता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पब्लिशर के साथ, प्रोपराइटर के साथ कि भाई ये आर्टिकल मेरा है, मैं इसको रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो फिर वहां पे पहला अधिकार आपका बन जाएगा। इसके बाद आता है इन द केस ऑफ अ फोटोग्राफ टेकन, इन द केस ऑफ अ फोटोग्राफ टेकन और अ पेंटिंग और अ पोर्ट्रेट ड्रॉन और एन एनग्रेविंग और एन सिनेमेटोग्राफ फिल्म। इतनी सारी चीजें, फोटोग्राफ लिया हो, कोई पेंटिंग बनाई हो आपने, कोई मूर्ति बनाई हो, एनग्रेविंग वर्क किया है, मूर्ति में जो छोटी छोटी बारीकियां होती है, शेप देना, डिजाइन देना, एनग्रेविंग उसको कहते हैं। और अ सिनेमेटोग्राफ फिल्म मेड कंसिडरेशन एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पर्सन, such person shall in the absence of any agreement to the contrary be the first owner of the copyright therein। जिसने फोटोग्राफ लिया है वही उसका मालिक, जिसने पेंटिंग बनाई है वही उसका मालिक, जिसने जो कार्य किया है उसी की फर्स्ट अथॉरिटी द क्रिएटर, द पर्सन। यहाँ पे, यहाँ जो पर्सन होगा तो यहाँ ऑथर नहीं कहेंगे, यहाँ पे उसको क्रिएटर कहेंगे। द क्रिएटर ऑफ सच वर्क इज कंसिडर एज द फर्स्ट ओनर। बुक्स वगैरह लिखता है तो वहाँ पे ऑथर बन जाएगा। यहाँ पे ये फोटोग्राफ रेडी करना, पेंटिंग बनाना, मूर्ति बनाना, ठीक है, तो इन सब में क्रिएटिविटी होती है, इसलिए यहाँ पे शब्द जो यूज किया जाएगा वो है क्रिएटर। क्रिएटर को फर्स्ट ओनर माना जाएगा इस सिचुएशन। अब बात आती है अगर किसी ने पब्लिक प्लेस पे स्पीच दी हो तो उस स्पीच का ओनर कौन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पब्लिक प्लेस पे अगर किसी ने स्पीच दी हो तो ओनरशिप किसकी उस स्पीच की। इन द केस ऑफ एनी स्पीच डिलीवर्ड इन पब्लिक, the person who has delivered such speech, the person who has delivered such speech, or if such person has delivered such speech on behalf of any other person, such other person shall be the first owner of the copyright। आप ही ने स्पीच लिखी है और आप ही अगर पब्लिक प्लेस पे उसको डिलीवर करते हैं तो आप उसके ओनर हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी और ने स्पीच लिखी हो और कोई और स्पीच का उपयोग कर रहा हो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। मिस्टर एक्स ने स्पीच लिखी, मिस्टर वाई ने डिलीवरी स्पीच, if such person has delivered such speech on behalf of any other person, वाई ने एक्स के लिए स्पीच दी है, मान लीजिए एक्स ने कहा कि मेरी जगह पे वाई स्पीच देगा, ठीक है। सच अदर पर्सन शैल बी द फर्स्ट, तो स्पीच दे रहा है सच अदर पर्सन, इफ सच पर्सन हैज डिलीवर्ड सच स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, सच अदर पर्सन, यानी एक्स की जगह पे अगर वाई ने स्पीच दी है तो भी मालिक तो एक्स ही रहेगा, ठीक है, भले स्पीच दी हो वाई ने, तो एक्स ही फर्स्ट ओनर माना जाएगा। स्पीच तो उसकी है ना, उसके बिहाफ पे वो दूसरा बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। जिसने भी स्पीच लिखी है अगर वो खुद डिलीवर करता है, प्रेजेंट करता है, एड्रेस करता है, ही इज द फर्स्ट ओनर। उसकी जगह कोई और भी प्रेजेंट करता है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ हिम की जगह पे, तो भी फर्स्ट ओनर जो बंदा है जिसने स्पीच देनी थी रियल में, वही उसका ओनर माना जाएगा। गवर्नमेंट वर्क के अंदर फर्स्ट ओनर कौन होगा। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। सरकारी काम में कौन रिस्क लेगा। सरकारी काम है तो ओनरशिप किसकी होगी, खुद सरकार की होगी, वो फर्स्ट ओनर माना जाएगा। सीधा सा हिसाब है, सीधी सी बात। इन केस ऑफ अ वर्क मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड बाय or under the direction or control of any public undertaking, such public undertaking shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright therein। In case of work made or first published by,
कुछ कार्य किया हो या पहला पब्लिकेशन किया हो, ये कार्य या पब्लिकेशन किसके डायरेक्शन और कंट्रोल में किया गया हो, पब्लिक अंडरटेकिंग यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है। पब्लिक अंडरटेकिंग की आदेश और निर्देश और कंट्रोल यानी कि ये दो चीजों के बेसिस पे अगर कोई कार्य किया गया है, पब्लिक अंडरटेकिंग ने किया है, और फर्स्ट पब्लिकेशन अगर यही कंपनी ने की हुई है, पब्लिक अंडरटेकिंग ने की हुई है, तो फर्स्ट ओनर भी यही होगा। पब्लिक अंडरटेकिंग विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। सेम टू सेम वे तीन में यही कॉमननेस है। गवर्नमेंट वर्क की ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी। पब्लिक अंडरटेकिंग का कोई कार्य पर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने कोई कार्य किया है के निर्देश डायरेक्शन और कंट्रोल के बेसिस पे वो कार्य होगा, तो ओनरशिप उसी की रहेगी। वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, इन केस ऑफ एनी वर्क विच इज मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, such international organization will be the first owner of the copyright. तो जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग को ओनरशिप मिलती है, सेम वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अगर कोई कार्य किया है या उन्होंने भी पहला पब्लिकेशन उन्होंने ही करवाया हो, फर्स्ट पब्लिकेशन इज आल्सो मेड अंडर देयर कंट्रोल एंड डायरेक्शन, तो ओनरशिप भी उनकी रहेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी। कोई भी स्वरूप की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो सकता है, WTO हो सकता है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे टर्म्स ऑफ कॉपीराइट्स की। अभी तो हमने चर्चा की ओनरशिप की बात थी कि ओनर कौन होगा, ओनरशिप किसकी होगी, जो भी कार्य किया है उसमें टाइटल किसका होगा उसकी चर्चा की। अब कितना ड्यूरेशन होगा, क्या कॉपीराइट हमेशा के लिए मिल जाएगा? आपने कोई कार्य किया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो क्या आपको लाइफ टाइम के लिए उसकी कॉपीराइट की सुविधा आपको मिल जाएगी? चलिए देखते हैं। इसमें भी सेक्शन 22 से लेकर 29 तक की चर्चा है। From section 22 to 29 of the Copyright Act 1957 basically deals with the term of copyright. देखते हैं चलिए वन बाय वन। इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क एज पर सेक्शन 22, ड्यूरेशन क्या है कॉपीराइट का? हो सकता है लाइफ टाइम का मिल जाए, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। ये जितने भी कार्य किए गए हैं उसमें ड्यूरेशन कितना रहेगा? आजीवन। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको कॉपीराइट का बेनिफिट मिलेगा, प्लस 60 years beyond, that is 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which after is death. तो जब तक आप जिंदा है तब तक, और आपके कार्य को मैक्सिमम प्रोटेक्शन 60 years तक का मिल सकता है, ये समझ लीजिए। कभी कभी जॉइंट ओनरशिप भी होती है, एक ही कार्य के दो ओनर हो सकते हैं, तीन ओनर हो सकते हैं, तो उसमें कैसे काम होगा? इन द केस ऑफ अ वर्क ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, the term of copyright is interpreted as a reference to the author who dies first. ठीक है, तो जो ऑथर की डेथ पहले होगी उसके टर्मिनेशन से क्या हो जाएगा, दूसरा जो ऑथर अगर अलाइव है तो कॉपीराइट का एक्ट उसे लागू रहेगा जब तक दोनों जिंदा है। मान लीजिए दो ऑथर है, एक्स की डेथ हो जाए, एक्स के बाद वाई उसका ओनर रहेगा, जब तक वाई जिंदा है, अलाइव है, तब तक उसकी ओनरशिप रहेगी, चालू रहेगी। अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स पे चलते हैं। इन केस ऑफ एनोनिमस एंड pseudonymous work as per section 23, then comes posthumous work as per section 24, इनमें भी टर्म्स रहेगी, टर्म्स ऑफ कॉपीराइट रहेगा। फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं एज पर सेक्शन 25, सिनेमेटोग्राफ फिल्म सेक्शन 26, साउंड रिकॉर्डिंग में लागू होता है सेक्शन 27, गवर्नमेंट वर्क्स सेक्शन 28, works of public undertaking section 28A, works of international organization section 20. Terms of copyright is
चलते हैं पहले वर्क पे। एन एनोनिमस वर्क इज दैट वर्क which does not have an author's name appended to it. It may be probably because the author of the work wants to keep his identity as secret by not disclosing the same. कभी हमने कोई कार्य देखा होता है, मान लीजिए एक बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई होती है, लेकिन पेंटिंग के नीचे मान लीजिए कि पेंटर ने अपना नाम नहीं डाला, वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहता है, उस वर्क को हम क्या कहेंगे? एनोनिमस वर्क। इसके बाद दूसरा है pseudonymous work is a work which is acknowledged as the work of fictitious character person by keeping the read identity of the author confidential. यहाँ पे जो आपका रियल नेम है वो रियल नेम आप नहीं डालते, आप एक नया नाम जो डमी नाम होता है आपका फिक्टिशियस, वो आपका रियल नेम नहीं, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे देते हैं, नया नाम। तो मान लीजिए किसी का नाम रोहित कुमार हो और उसने कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाई हो या अच्छी सी कोई कविता लिखी हो, तो उसके नीचे वो अपना नाम रियल नेम जो है रोहित कुमार वो नहीं डालता है, मान लीजिए वो लिख देता है साजन कुमार। अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जाती है, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है वो, एक तरीके से फिक्टिशियस नाम से वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, रियल नाम से वो इस स्वरूप का वर्क कहा जाता है। आखिरी जो है वो है posthumous work. A posthumous work is a work which is published after the death of the author. ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, किसी व्यक्ति ने अच्छा सा कार्य किया हो लेकिन उसका पब्लिकेशन हो उससे पहले उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद वो पब्लिश करने की बात यहाँ बनती। In case of broadcast reproduction right, the Copyright Amendment Act 1994, the terms of copyright is, तो ब्रॉडकास्ट वाली अगर बात हो रही है, ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट, जैसे कोई मान लीजिए कपिल शर्मा शो है, तो एक शो को फिर से अगर रिपीट टेलीकास्ट दिखाना हो, उसका ब्रॉडकास्ट वापस करना हो, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टर्म्स ऑफ कॉपीराइट इज 25 ईयर्स तक तो आपको इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, इतना ड्यूरेशन है आपके पास, 25 साल तक आप इसको रिपीटेडली दिखा सकते हैं, वही कंपनी दिखा सकती है, तो ये अधिकार है। वो अपनी ये सारी ब्रॉडकास्टिंग किसी और को सेल करना चाहे तो सेल कर सकती है और फिर वो चैनल भी दिखा सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस चैनल ने ब्रॉडकास्ट किया है वही रिपीट टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसकी चैनल की फेमस चीजें होगी, सीरियल हो सकती है, स्टैंड अप कॉमेडी शो हो सकता है, तो वो अपने पास ही रखना चाहेगा, क्यों किसी को सेल कर, तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। तो 25 साल तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, काफी ज्यादा समय होता है 25 साल, तब तक तो बहुत कुछ नया आ जाता है। इन केस ऑफ परफॉर्मेंस राइट, परफॉर्मेंस की बात आ रही है तो उसमें कितना टेन्योर होता है? 50 ईयर्स का टेन्योर, 50 साल तक जो भी परफॉर्मेंस आपने दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए दिया हो, किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए दिया हो, मे बी अ डांस परफॉर्मेंस, तो वो कितने साल तक आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंदर? 50 ईयर्स